हेलो दोस्तों, हम पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है तथा नया पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है तथा नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, तो रासायनिक अवस्था में परिवर्तन आता है, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, ये इसके परिवर्तन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ठीक है। अब है शब्द समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिख देना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया होती है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पर इसको हमने शब्दों में लिखा, तो ये पूरा का पूरा समीकरण है, शब्द समीकरण है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको कारक कहते हैं, वो क्रिया कारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं प्रतीकों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सूत्र एवं प्रतीकों की सहायता से लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। समीकरण में बाईं ओर क्रियाकारक होते हैं और दाईं ओर उत्पाद लिखते हैं। जैसे इधर है ना, ये बाईं तरफ है, तो जो एरो का जो चिन्ह दिया हुआ है, तीर का चिन्ह दिया हुआ है, ये इसके बाईं ओर है, इसको हम क्रियाकारक कहेंगे। और जो दाईं तरफ है, जो नया पदार्थ बन रहा है, उसको हम उत्पाद कहेंगे। और समीकरण में बाईं ओर क्रियाकारक तथा दाईं ओर उत्पाद लिखते हैं और इनके बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है, एरो का चिन्ह यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगाया जाता है। तो ये शब्द समीकरण हो गई। अब देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, 2 mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, और इससे क्या बन गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम, यहाँ पर MgO है ना, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? इसका उत्पाद है। और ये जो भाग ले रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है? ये दोनों क्रियाकारक है। अब देखिए संतुलित तथा कंकाली समीकरण की असंतुलित तथा कंकाली समीकरण की परिभाषा। रासायनिक समीकरण के क्रियाकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की जो संख्या में अंतर होता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है, तो इनके जो क्रियाकारक हैं उनमें और उत्पादों के जो परमाणु हैं उनमें अंतर होता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी 2 होने चाहिए, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है। तो यहाँ पर दोनों असंतुलित है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित हो गई। तो इसी समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। और कंकाली समीकरण होती है, उस कंकाली समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, अतः इसे संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब है कि क्रियाकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, बराबर होती है, और इसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है। और रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के जो यौगिक होते हैं उनकी अवस्थाओं के आधार पे हमें यहाँ उनके निर्देशित करने के लिए गैस के लिए G लिखते हैं, ठोस के लिए S लिखते हैं, और द्रव के लिए L, विलयन के लिए AQ, इसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो पहला संयोजन अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया होती है, और वियोजन अभिक्रिया, जिसका अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं उसको, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन, और रेडॉक्स। ठीक है, पहले हम संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा सीखते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों क्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और ये जल, ये दोनों यहाँ पर दो परमाणु, दो यौगिक हैं। एक यौगिक तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एक यौगिक है और एक यौगिक है, दो यौगिक मिल गए और दोनों यौगिक मिल करके एक यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों का संयोजन हो गया। संयोजन का मतलब जुड़ गया है ना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पर जुड़ने वाली अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण देखते हैं। एक तो कोयले का दहन, तो कोयला का सूत्र होता है C, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करके जल बनाते हैं और इसको थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, संतुलित करने के लिए 4 हो जाएंगे, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये दोनों समीकरण संतुलित हो जाएंगे। प्राकृतिक गैस का दहन, तो CH4 प्राकृतिक गैस होती है, मेथेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मेथेन। ये मेथेन का सूत्र है CH4, यहाँ लिख दिया मेथेन। और यह ऑक्सीजन है, दोनों क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, जल की वाष्प बनेगी। ठीक है, तो ये प्राकृतिक गैस का दहन का समीकरण होता है। प्रश्न आ जाए प्राकृतिक गैस के दहन का समीकरण लिखिए, तो CH4G और O2G, यहाँ पे 2 लगाना है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके भी G लगेगा और ये जल है और यहाँ पर ये भी गैसीय अवस्था में भाप है, ये तो गैसीय अवस्था में भाप है। श्वसन की अभिक्रिया, यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12 और 6 ग्लूकोज का सूत्र होता है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा और एनर्जी निकलेगी, एनर्जी यानी ऊर्जा निकलेगी। और कंपोस्ट का निर्माण भी होता है तो उसमें से भी अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है। देखो जब कोई वस्तु जलती है तो ऊष्मा निकलेगी, तो यहाँ पर ऊष्मा निकलेगी, तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। श्वसन अभिक्रिया भी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि अभिक्रिया के दौरान उसमें से ऊष्मा निकलती है। प्रकाश अपघटन 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और प्रकाश की उपस्थिति में इसका अपघटन हो करके 2 अणुओं का निर्माण हो जाता है। तो प्रकाश के द्वारा अपघटन होता है इसका, तो ये प्रकाश अपघटन है। AgBr ये भी प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो 2Ag + Br2। सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग होता है श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। केमिकल होता है जिसकी सहायता से जो तस्वीरें बनाते हैं, फोटोएं बनाते हैं, फोटो को साफ किया जाता है। अब आगे है उपचयन या ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे यहाँ पर कॉपर है, ये कॉपर है और इसमें यहाँ से कॉपर एक ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जल इनको गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होता है। तो यानी ऑक्सीकरण या उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। और हाइड्रोजन निकलती है तो भी ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन जुड़ती है तो अपचयन होता है। जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका अपचयन हो जाता है। जैसे यहाँ से ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन निकल गई तो इसका क्या हो जाएगा? अपचयन होता है। ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन और ऑक्सीजन निकलती है तो अपचयन। और हाइड्रोजन जुड़ती है तो भी अपचयन होता है। उपचयन और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना या अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना साथ साथ होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों क्रिया साथ साथ होती है तो उसे उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो समीकरण है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ होते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण है। अब है विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट दोनों क्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। तो यहाँ पर जिंक
ने इस कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को हटा करके जिंक खुद जुड़ गया, तो जिंक सल्फेट बन गया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। यानी जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, तो ये कॉपर को हटा देगा और कॉपर की जगह जिंक खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर इस जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। परिभाषा देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, और इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, क्योंकि जिंक कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील है। अब देखिए आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो लवणों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो लवणों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, लवणों का आदान प्रदान होता है इसमें। तो इसका उदाहरण दिया हुआ है समीकरण, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2 Na2SO4 और BaCl2, ये दोनों क्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा और BaSO4 बनेगा, यानी नमक बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। और ये बेरियम सल्फेट है ना श्वेत अवशेष के रूप में जम जाएगा, यानी इसका जो विलयन है ना, विलयन से नीचे जैसे यहाँ पर है ना, इसका ये वो विलयन है, गोल है, ठीक है। जैसे हम Na2SO4 में ये बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो यहाँ पर इसका जो बीच में जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो यहाँ आकर के जम जाएगा और सफ़ेद दिखेगा, तो श्वेत अवक्षेप कहेंगे इसको। ये पूरा पूरा नीचे तली में बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। संसारण, देखो संसारण में क्या होता है? जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है, एक तो किसके? अम्ल के, आर्द्रता और वायु, अम्ल, आर्द्रता और वायु, इनके संपर्क में आती है तो ये संसारित हो जाती है। संसारित का मतलब जैसे लोहे में जंग लगता है तो कमज़ोर हो जाता है लोहा, है ना, तो ऐसे ही है ना वो धातु कमज़ोर हो जाएगी। इस अभिक्रिया को संसारण कहेंगे। क्या कहेंगे? संसारण। तो संसारण के उदाहरण देख लेते हैं। संसारण के उदाहरण है, एक चांदी पर काली परत का चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये और लोहे के ऊपर जंग लगना, ये सब संसारण के उदाहरण है। और संसारण के कारण है ना, संसारण के कारण कई टन लोहा बेकार हो जाता है। विकृत गंधिता, वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है, यानी वसा युक्त जिसमें वसा ज़्यादा होती है, और तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक अगर हम खुला रखते हैं तो उसका स्वाद या गंध विकृत हो जाती है, यानी स्वाद बिगड़ जाएगा और उसमें बदबू आने लग जाएगी, गंध है ना उसकी विकृत हो जाएगी। इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका स्वाद और गंध विकृत हो जाती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इससे रोकने के लिए जो थैलियाँ होती है उन थैलियों में वायु निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, यानी उसकी जो वायु है उसको तो बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वायु से क्रिया करने से यानी वायु में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन होने की वजह से उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होगा तो उसकी गंध बिगड़ जाएगी। तो वायु को बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजन गैस होती है, अक्रिय गैस है, वो क्रिया नहीं करेगी और उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। आपने कई बार थैलियाँ देखी होगी, थैलियाँ फुली हुई होती है ना, तो उसमें गैस भरी होती है, वो गैस है ना उसको जल्दी से ख़राब होने से बचाती है। इसलिए जो थैलियाँ होती है, थैलियाँ फुली हुई होती है, उसके अंदर गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होती है। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।